आज के सेशन में हम डिटेल में नीट 2026 क्वेश्चन पेपर के केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस है और मैं हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगी, साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। इस डिस्कशन के बाद आपको पेपर पैटर्न और लेवल दोनों का क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 46, select the reagents that reduce nitriles to primary amines with these options. A is I-lithium aluminium hydride and second is water. B is tin plus HCl. C is hydrogen over nickel. D is sodium in mercury over C2H5OH. E is bromine in aqueous sodium hydroxide. Choose the correct answer from the options given below. Option A is B, D, and E only. Option B is A, C, and D only. Option C is A, D, and E only. Option B is A, B, and C only. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमीन्स। नाइट्राइल मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड एन। टारगेट प्रोडक्ट क्या है? प्राइमरी अमीन यानी CH2NH2 टाइप। अब कौन कौन से रिएजेंट्स डायरेक्टली नाइट्राइल को प्राइमरी अमीन बना देते हैं, ये याद रखना है। सबसे पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ए में दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर। ये क्लासिक रिडक्शन है, नाइट्राइल को डायरेक्टली प्राइमरी अमीन देता है, तो ए डेफिनेटली करेक्ट है। दूसरा, हाइड्रोजन ओवर निकल, ऑप्शन सी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है H2 ओवर निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम। ये भी C ट्रिपल बॉन्ड N को रिड्यूस करके प्राइमरी अमीन दे देता है, तो C भी करेक्ट है। तीसरा, सोडियम इन मर्क्यूरी विथ इथेनॉल। ये मेंडियस रिडक्शन के नाम से फेमस है। नाइट्राइल प्लस सोडियम इन अल्कोहल मीडियम, अगेन प्राइमरी अमीन मिलता है, तो डी भी करेक्ट है। अब गलत वाले देख लो। टिन प्लस HCl, ये मेनली नाइट्रो कॉम्पाउंड्स को अमीन बनाता है या स्टीफन रिडक्शन में नाइट्राइल से एल्डिहाइड तक ले जाता है, डायरेक्ट प्राइमरी अमीन नहीं। Br2 इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, जो प्राइमरी अमाइड को प्राइमरी अमीन बनाता है, नाइट्राइल को नहीं। इसलिए करेक्ट कॉम्बिनेशन जहां A, C और D साथ में है वो है ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 47, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1, ट्रांजिशन मेटल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स A is V2O5, B is iron, C is palladium chloride, D is nickel complex. List 2, catalytic role. 1 is preparation of ammonia from N2H2 mixture. 2 is polymerization of alkynes. 3 is preparation of H2SO4 from SO2. 4 is oxidation of ethyne to ethanol. Choose the correct answer from the options given below. With these options, option A is A-3, B-4, C-1, D-2. Option B is A-4, B-1, C-3, D-2. Option C is A-2, B-1, C-4, D-3. Option D is A-3, B-1, C-4, D-2. तो देखो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का कॉम्बो है, नीट का फेवरेट। सबसे पहले ए है V2O5। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट होता है जहां SO2 को ऑक्सीडाइज करके SO3 बनाते हैं, फिर H2SO4 बनता है। मतलब V2O5 डायरेक्टली लिंक्ड है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2 से, तो ए को मैच करना है 3 के साथ। जिस ऑप्शन में A-3 है उसको होल्ड करो। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में A-3 है, बाकी बी और सी रिजेक्ट हो गए। अब बी है आयन। आयन यानी हैबर प्रोसेस या हैबर बॉश प्रोसेस। यहाँ N2 प्लस H2 से अमोनिया बनता है, कैटलिस्ट होता है फाइनली डिवाइडेड आयन, तो बी को मैच करना है 1 से, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2 मिक्सचर। अब देखो ऑप्शन ए में B-4 है, गलत। ऑप्शन डी में B-1 है, बिल्कुल सही। तो अब तक क्लियर है कि आंसर डी की तरफ जा रहे हैं। अब सी है पैलेडियम क्लोराइड।
ये वैकर प्रोसेस का कैटलिस्ट है जो ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन या इथीन को इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यानी सी को जाना चाहिए 4 के साथ। ऑप्शन बी में C-4 दिया हुआ है, परफेक्ट मैच। ऑप्शन ए में C-1 था जो गलत था। लास्ट बच गया डी, निकल कॉम्प्लेक्स। निकल कॉम्प्लेक्सेस और जीगलर नत्ता टाइप सिस्टम्स पॉलिमराइजेशन के लिए यूज होते हैं, स्पेशली एल्काइंस या एल्कीन्स की पॉलिमराइजेशन। तो डी को मैच करेंगे 2 से, पॉलिमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। ऑप्शन डी में D-2 है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो सारे मैचेस चेक कर लो। ए V2O5 with 3, preparation of H2SO4 from SO2। B iron with 1, preparation of ammonia from N2H2। C palladium chloride with 4, oxidation of ethine to ethanol। D nickel complex with 2, polymerization of alkynes। सब सही, सिर्फ एक ऑप्शन सैटिस्फाई करता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 48, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। 2A gas plus B gas gives 2D gas. Delta U is minus 10 kilojoules per mole and delta S is minus 44 joule per Kelvin at 298 Kelvin. Identify the correct option with delta G for the reaction and spontaneity of the reaction at 298 Kelvin. R is given 8.31 joule per mole per Kelvin. Option A is minus 1.635 kilojoules per mole spontaneous. Option B is minus 0.63568 kilojoules per mole spontaneous. Option C is plus 0.63568 kilojoules per mole non-spontaneous. Option D is plus 1.635 kilojoules per mole non-spontaneous. तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा जी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें डेल्टा एच चाहिए। हमें दिया है डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज। रिलेशन क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में? डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी, यानी कि पहले डेल्टा एन गैस निकालते हैं। रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे मोल्स ऑफ गैस कितने? 2A गैस प्लस B गैस, टोटल 3 मोल गैस। प्रोडक्ट साइड पे 2D गैस यानी 2 मोल गैस। तो डेल्टा एन गैस इक्वल्स 2 माइनस 3 इक्वल्स माइनस 1। बिल्कुल सिंपल। अब डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। डेल्टा यू दिया है माइनस 10 किलो जूल्स पर मोल, आर टी को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। आर इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो 8.31 इंटू 298 जूल पर मोल बनेगा अप्रोक्सीमेटली 2476 जूल पर मोल, यानी 2.476 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा एन गैस इज माइनस 1, तो टर्म हो गया -1 इंटू 2.476 इक्वल्स -2.476 किलो जूल्स पर मोल। अब डेल्टा एच इक्वल्स -10 प्लस -2.476 इक्वल्स -12.476 किलो जूल्स पर मोल अप्रोक्सीमेटली। अब अगला स्टेप, डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे ध्यान से यूनिट्स मैच करना है। डेल्टा एस दिया है -44 जूल पर केल्विन, इसको किलो जूल पर केल्विन में कन्वर्ट करो। -44 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज -0.044 किलो जूल पर केल्विन। तो T डेल्टा S इक्वल्स 298 इंटू -0.044 किलो जूल पर मोल। 298 इंटू 0.044 अप्रोक्सीमेटली आता है 13.1 किलो जूल्स पर मोल। साइन नेगेटिव है डेल्टा एस का, तो T डेल्टा S इक्वल्स -13.1 किलो जूल्स पर मोल। अब ये फॉर्मूला में पुट करो, डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, मतलब -12.476 माइनस ब्रैकेट -13.1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा जी इक्वल्स -12.476 प्लस 13.1 विच इज अप्रोक्सीमेटली प्लस 0.635 किलो जूल्स पर मोल। पॉजिटिव डेल्टा जी का मतलब क्या? रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट 298 केल्विन, तो स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब ये ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में डेल्टा जी नेगेटिव दिया है और स्पॉन्टेनियस लिखा है, ये मिसमैच हो गया हमारे रिजल्ट से। ऑप्शन डी में साइन पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड 1.635 दिया है, जो हमारे 0.635 से अलग है।
सिर्फ ऑप्शन सी में डेल्टा जी प्लस 0.63568 किलोजूल्स पर मोल और नॉन स्पॉन्टेनियस लिखा है, जो बिल्कुल मैच करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 49, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 is quantum numbers n and l. A is 2 and 1, B is 4 and 0, C is 5 and 3, D is 3 and 2. List 2 is orbitals. 1 is 3d, 2 is 2p, 3 is 4s, 4 is 5f. Choose the correct answer from the options given below. Option A is A4, B2, C3, D1. Option B is A2, B3, C1, D4. Option C is A2, B3, C4, D1. ऑप्शन डी इज A1, B2, C3, D4। तो देखो यहाँ पे तुम्हें n और l दिए हुए हैं और सामने कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल देने हैं। क्वांटम नंबर्स का बेसिक रूल याद रखो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बताता है कौन सा शेल, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, और एजिमुथल क्वांटम नंबर l बताता है कौन सा सब शेल। मैपिंग याद रखो। L equal to 0 means s orbital, L equal to 1 means p orbital, L equal to 2 means d orbital, L equal to 3 means f orbital। ये लाइन नीट के लिए रट लो। अब मैचिंग करते हैं। A में n equal to 2, L equal to 1, N2 means second shell, L1 means p, तो A corresponds to 2p जो है लिस्ट 2 में ऑप्शन 2। B में n equal to 4, L equal to 0, N4 L0 मतलब 4s, ये लिस्ट 2 में ऑप्शन 3 है। C में n equal to 5, L equal to 3, N5 शेल, L3 मतलब F सब शेल, तो 5F, ये लिस्ट 2 का ऑप्शन 4 है। D में n equal to 3, L equal to 2, N3 L2 मतलब 3d ऑर्बिटल, जो लिस्ट 2 का ऑप्शन 1 है। अब पैटर्न देखो। A goes with 2, B goes with 3, C goes with 4, D goes with 1। ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है ऑप्शन सी से। बाकी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं 2p, 4s, 5f, 3d की गलत जोड़ी बना रखी है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 50। In a qualitative analysis, Bi3 plus is detected by appearance of precipitate of BiOOH solid. Calculate pH when the following equilibrium exists at 298 Kelvin. BiOOH solid is in equilibrium with BiO plus aqueous plus OH minus aqueous. K is 4 into 10 to the power minus 10. Given log 2 is 0.3010. With these options, option A is 8.714. Option B is 4.699. Option C is 5.286. Option D is 9.301. तो देखो यहाँ पे सिंपल इक्विलिब्रियम है। BiOOH सॉलिड डिसोसिएट हो रहा है इनटू BiO प्लस एंड OH माइनस। सॉलिड का एक्टिविटी 1 होता है, इसलिए K का एक्सप्रेशन बनेगा K equals concentration of BiO plus into concentration of OH minus। स्टोइक्योमेट्री 1:1 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन x है, मतलब K equals x स्क्वायर। अभी K दिया है 4 into 10 to the power minus 10, तो x स्क्वायर equals 4 into 10 to the power minus 10, तो x equals square root of 4 into 10 to the power minus 10। स्क्वायर रूट 4 का 2, स्क्वायर रूट 10 to the power minus 10 का 10 to the power minus 5, तो concentration of OH minus I 2 into 10 to the power minus 5 मोलर। क्लियर है? अभी POH निकलते हैं। POH equals minus log of OH minus, यानी minus log of 2 into 10 to the power minus 5। इसको लिखेंगे minus bracket log 2 plus log 10 to the power minus 5 bracket close, that is minus bracket log 2 minus 5 bracket। तो वैल्यू आएगी 5 minus log 2। log 2 दिया है 0.3010,
तो POH आया 4.699। बहुत अच्छा। अभी pH इक्वल्स 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 4.699 इक्वल्स 9.301, यानी pH 9.301। ऑप्शन डी मैच हो गया। ऑप्शन बी जो 4.699 है वो सिर्फ POH है, pH नहीं। बाकी ऑप्शंस रैंडम मिसकैलकुलेशन से आए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 51। The correct statement with regard to the secondary structure of DNA/RNA is with these options. Option A is RNA possesses a single strand helix structure and contains thymine as one of the 4 bases. Option B is DNA possesses a double strand helix structure and contains thymine as one of the 4 bases. Option C is RNA possesses a double strand helix structure and contains uracil as one of the 4 bases. Option D is DNA possesses a single strand helix structure and contains uracil as one of the 4 bases. तो देखो यहाँ पे बेसिक थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल हीलिक्स अरेंजमेंट। डीएनए के केस में सबको याद होना चाहिए वॉटसन एंड क्रिक डबल हीलिक्स मॉडल। DNA is double-stranded helix, anti-parallel strands, sugar phosphate backbone outside, bases inside. और DNA के 4 bases कौन-कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है DNA डबल स्ट्रैंड हीलिक्स है और थाइमिन रखता है, वो बिल्कुल सही बात है। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है RNA सिंगल स्ट्रैंड है, ये ठीक है, लेकिन आगे लिखा है कंटेन्स थाइमीन। गलत। आरएनए में थाइमीन नहीं होता, यूरेसिल होता है, इसलिए ऑप्शन ए रिजेक्ट। ऑप्शन सी बोल रहा है आरएनए डबल स्ट्रैंड हीलिक्स स्ट्रक्चर रखता है, ये भी गलत। आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिर्फ कुछ वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है, लेकिन वो जनरल स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन डी बोल रहा है डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है और यूरेसिल रखता है, ये दोनों ही गलत। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और थाइमीन रखता है। तो जो परफेक्टली करेक्ट जनरल स्टेटमेंट है वो है डीएनए possesses a double strand helix structure and contains thymine as one of the 4 bases. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 52। The pair of molecules that are metamers among the following is with these options. Option A is CH3, CH2, CH2OH and CH3-CHO-H-CH3. Option B is CH3, CH2, CH2, CH3 and bracket CH3 bracket 2CH, CH2, CH3. Option C is H3C dash C double bond O dash CH3 and H3C dash CH2 dash C double bond O dash H. Option D is CH3O, CH2, CH2, CH3 and CH3, CH2O, CH2, CH3. तो देखो यहाँ पे कीवर्ड है मेटामेरिज्म। मेटामर्स कौन होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द पॉलीवेलेंट एटम, जैसे ऑक्सीजन इन ईथर्स, नाइट्रोजन इन अमीन्स, यानी कि स्केलेटन चेंज इज अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। ऑप्शन ए देखो, दोनों अल्कोहल्स हैं, प्रोपान 1OL एंड प्रोपान 2OL। यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH का पोजीशन चेन पे चेंज हो रहा है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म नहीं, सो ऑप्शन ए आउट। ऑप्शन बी में CH3, CH2, CH2, CH3 एंड ब्रांच्ड पेंटेन टाइप स्ट्रक्चर दिया है। दोनों सिर्फ एल्केन्स हैं, फंक्शनल ग्रुप ही नहीं, सिर्फ चेन ब्रांचिंग डिफरेंट है, ये चेन आइसोमेरिज्म है। मेटामर्स के लिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए, सो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में एक कीटोन है, प्रोपेनोन, और दूसरा एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का क्लासिक एग्जाम्पल है, मेटामर नहीं। ऑप्शन बी देखो, दोनों ईथर्स हैं। पहले वाले में CH3O
CH2 CH2 CH3 मतलब methyl plus N propyl ether। दूसरे में CH3 CH2O CH2 CH3 मतलब इथाइल प्लस इथाइल ईथर इथॉक्सी ईथेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। फंक्शनल ग्रुप सेम ईथर, लेकिन एल्किल ग्रुप्स अराउंड ऑक्सीजन डिफरेंट। ये डेफिनेशन ऑफ मेटामर एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन 53। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 complexes are A platinum hexaamine dichloro, that is PTNH3 whole 2 Cl2, B cobalt tris ethylene diamine 3+, that is CON whole 3 3+, C pentaamine nitro cobalt 2 chloride, that is CONH3 whole 5 NO2 Cl2, D hexa aqua chromium 3 chloride, that is CrH2O whole 6 Cl3. List 2 types of isomerism are 1 optical, 2 solvate, 3 geometrical, 4 linkage. Choose the correct answer from the options given below with these options. Option A is A3, B1, C2, D4. Option B is A1, B3, C2, D4. Option C is A2, B4, C3, D1. Option D is A3, B1, C4, D2. तो देखो पहले कॉम्प्लेक्स A, PTNH3 whole 2 Cl2 स्क्वायर प्लेनर Ma2B2 टाइप है, प्लैटिनम के क्लासिक सिस-ट्रांस आइसोमर्स, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो A मैच करेगा ज्योमेट्रिकल से, यानी 3 से। जिस ऑप्शन में A3 नहीं है वो तुरंत गलत, ऑप्शन B और C आउट हो गए। अब B, CON whole 3 3+, N मतलब इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगैंड, MAA whole 3 टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये टायरल होता है, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो B मैच करेगा 1 से। हमारे पास अब बचा ऑप्शन A और ऑप्शन D, दोनों में B1 है, तो अभी टाई है। अब C, CONH3 whole 5 NO2 Cl2, यहाँ NO2 माइनस एम्बिडेंटेट लिगैंड है, नाइट्रोजन से बाइंड करे तो नाइट्रो, ऑक्सीजन से करे तो नाइट्रीटो, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो C का मैच होगा 4 से। देखो ऑप्शन A में C2 दिया है, गलत। ऑप्शन D में C4 दिया है, बिल्कुल सही। लास्ट D, CrH2O whole 6 Cl3, यहाँ वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर भी आ सकता है, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पॉसिबल। तो D मैच करेगा 2 से, जो ऑप्शन D में दिया है। तो फाइनल मैचिंग A3, B1, C4, D2, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन D। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 54। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। A is 0 order, B is first order, C is second order, D is third order. List 2 है unit of rate constant. 1 is mole inverse, liter second inverse. 2 is mole inverse square, liter square second inverse. 3 is second inverse. 4 is mole liter inverse second inverse. Choose the correct answer from the options given below. Option A is A4, B2, C1, D3. Option B is A4, B3, C1, D2. Option C is A4, B3, C2, D1. Option D is A1, B2, C3, D4. तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नीट का फेवरेट। जनरल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? यूनिट इज कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स, तो यूनिट बन गया मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अभी n इक्वल टू 0 डालो, 0 ऑर्डर, 1 माइनस 0 इज 1, तो यूनिट बन गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मतलब A गोज विथ 4। 0 ऑर्डर का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? अभी n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर, 1 माइनस 1 इज 0, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 0 इज 1,
तो यूनिट बस सेकेंड इनवर्स यानी B goes with 3. Second order n equal to 2. 1 minus 2 is minus 1. तो मोल लीटर इनवर्स टू द पावर -1 को उल्टा करोगे तो बनेगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स यानी C goes with 1. Third order n equal to 3. 1 minus 3 is minus 2. तो यूनिट बनेगा मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स यानी D goes with 2. तो मैचिंग हो गई A4, B3, C1, D2. ये एग्जैक्टली दिया है ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्लियर है? चलते हैं आगे. क्वेश्चन 55. द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज CH3-CH2-CH ब्रैकेट CH3-CH2 ब्रैकेट CH2-CH bracket CH3 bracket dash CH2-CH3. Option A is 3-ethyl 5-methyl heptane. Option B is 2,4-diethyl hexane. Option C is 3-methyl 5-ethyl heptane. Option D is 3,5-diethyl hexane. तो देखो यहाँ पे सबसे पहला काम IUPAC में क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आइडेंटिफाई करो. इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से स्ट्रेच करो यू विल गेट अ स्ट्रेट चेन ऑफ 7 कार्बन्स. 7 कार्बन का पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया हेप्टेन, तो पेरेंट नेम फिक्स हेप्टेन. जो ऑप्शंस में हेक्सेन दिखे हैं यानी कि 6 कार्बन चेन वो ऑटोमेटिकली गलत हो गए, इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हम तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उनका पेरेंट चेन हेक्सेन दिया हुआ है. अब सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं. लॉन्गेस्ट चेन से बाहर जो ग्रुप्स निकले उनमें एक जगह पे CH2 CH3 आ रहा है, दैट इज एन एथाइल ग्रुप, और दूसरी जगह पे सिर्फ CH3 आ रहा है, दैट इज अ मिथाइल ग्रुप. तो एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है. अब नंबरिंग डिसाइड करनी है. अगर लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो इथाइल ग्रुप कार्बन 3 पे आता है, मिथाइल ग्रुप कार्बन 5 पे आता है. लोकेंस हो गए 3,5. अगर राइट से नंबरिंग करते हो तो मिथाइल कार्बन 3 पे, इथाइल कार्बन 5 पे, फिर भी लोकेंस 3,5 ही आते हैं. दोनों तरफ से सेम सेट ऑफ लोकेंस मिल रहे हैं 3 एंड 5. जब ऐसा होता है ना, IUPAC रूल बोलता है कि अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करोगे कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलेगा. अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में, इसलिए जो नंबरिंग इथाइल को छोटा नंबर दे वो करेक्ट है. मतलब इथाइल को 3, मिथाइल को 5. नेम लिखेंगे इथाइल पहले, मिथाइल बाद में, तो बन गया 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन. इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्लियर है? चलते हैं आगे. क्वेश्चन 56. A bulb is rated at 150 watt, converting 8% energy into light. If energy of one photon is 4.42 into 10 to the power minus 19 joule, how many photons are emitted by the bulb per second? With these options. Option A is 2.71 into 10 to the power 19. Option B is 4.06 into 10 to the power 19. Option C is 27.2 into 10 to the power 19. Option D is 1.35 into 10 to the power 19. तो देखो यहाँ पे पावर दिया है 150 वॉट. वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड. मतलब बल्ब 1 सेकेंड में 150 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ 8% एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है. तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी पर सेकेंड कितनी होगी? 150 का 8%. 150 इंटू 0.08. 150 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100. 150 into 8 is 1200. Divided by 100 is 12. तो 12 जूल पर सेकेंड एनर्जी आ रही है एज लाइट. क्लियर है यहाँ तक? अब हर एक फोटोन की एनर्जी दिया है 4.42 into 10 to the power minus 19 जूल. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्या होगा? टोटल लाइट एनर्जी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी पर फोटोन. तो n equals 12 divided by 4.42 into 10 to the power minus 19. 12 divided by 4.42 approximately 2.71 आता है.
और 10 टू द पावर -19 ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर +19। तो आंसर आया 2.71 इंटू 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स पर सेकेंड। ऑप्शन बी 4.06 गलत रेशियो से आता। ऑप्शन सी 27.2 एक एक्स्ट्रा फैक्टर 10 का है। ऑप्शन डी हाफ वैल्यू है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 57। Methane reacts with steam at 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst to form with these options. Option A is CO and H2O. Option B is CO2 and H2. Option C is CO and H2. Option D is CO2 and H2O. तो देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। मीथेन यानी CH4 प्लस स्टीम यानी H2O गैस, हाई टेम्परेचर 1273 केल्विन, निकल कैटलिस्ट। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली बहुत फेमस है। इसको बोलते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है सिंथेसिस गैस, जिसको शॉर्ट में सिंगैस बोलते हैं, जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। इक्वेशन लिखो, CH4 gas plus H2O gas in presence of nickel at 1273 Kelvin gives CO gas plus 3H2 gas. यानी कि products clearly CO and H2 हैं। Water to reactant side में था, product side में नहीं आता। इसलिए ऑप्शन ए जहां पे CO and H2O लिखा है गलत हो गया, क्योंकि H2O प्रोडक्ट नहीं है। अब देखो CO2 कहां से आता है। अगला स्टेप होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जहां CO प्लस H2O से CO2 प्लस H2 बनता है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पहला स्टेप पूछा है, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन। यहाँ पे प्राइमरी कार्बन प्रोडक्ट CO होता है, CO2 नहीं। इसलिए ऑप्शन बी जहां CO2 एंड H2 लिखा है और ऑप्शन डी जहां CO2 एंड H2O लिखा है, दोनों एलिमिनेट। तो फाइनल सिंगैस मिक्सचर CO प्लस H2। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 58। कंपाउंड P with formula C8H8O gives a red-orange precipitate with 2,4-DNP reagent and it does not reduce Felling's reagent. On drastic oxidation with chromic acid, P gives an aromatic product Q that produces effervescence on treating with aqueous sodium bicarbonate. Compounds P and Q respectively are given in the options. Option A is P-acetophenone, that is benzene ring C double bond O CH3, and Q benzoic acid, that is benzene ring C double bond O OH. Option B is P-benzaldehyde and Q benzyl alcohol. Option C is P-benzaldehyde and Q benzoic acid. Option D is P-methyl acetophenone, that is methyl substituted acetophenone, and Q benzoic acid. तो देखो यहाँ पे पहला क्लू है C8H8O and 2,4-DNP पॉजिटिव। 2,4-DNP पॉजिटिव मतलब डेफिनेटली कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। अब फेलिंग्स रिएजेंट को P रिड्यूस नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड होता तो फेलिंग रिड्यूस करता, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देता। यानी कि एल्डिहाइड नहीं है, P मस्ट बी अ कीटोन। क्लियर है यहाँ तक? अब फॉर्मूला पे ध्यान दो, C8H8O। अगर सिंपल एरोमेटिक कीटोन लेते हैं, बेंजीन रिंग COCH3, जिसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली C8H8O आता है। तो P को मैच कराओ, बिल्कुल फिट बैठ रहा है एसिटोफिनोन। अब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, एरोमेटिक मिथाइल कीटोन में साइड चेन ऑक्सीडेशन होता है। मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एसिटोफिनोन से क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 एफर्वेसेंस देता है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इससे कंफर्म हो गया Q इज बेंजोइक एसिड। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करो। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों P को बेंजाल्डिहाइड ले रहे हैं, लेकिन बेंजाल्डिहाइड फेलिंग रिड्यूस करेगा, इसलिए गलत। ऑप्शन डी में P मिथाइल एसिटोफिनोन है, उसका फॉर्मूला C9H10O होता। हमारे C8H8O से मिसमैच, इसलिए डी भी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं आगे।
क्वेश्चन 59, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया है AC2H4, BC2H2, CCH4, DNH3। लिस्ट 2 में दिया है 1,3 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स, 2,3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर, 3,4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4,5 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 पाई बॉन्ड। ए बी ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए इज A3, B4, C2, D1. Option B is A4, B1, C3, D2. Option C is A1, B2, C4, D3. Option D is A2, B3, C1, D4. चलो अब मैचिंग करते हैं एक एक करके। सबसे पहले A है C2H4 यानी ईथीन। ईथीन में डबल बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड C। डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई और हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन, टोटल 4 CH बॉन्ड्स, सब सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 1 CC सिग्मा प्लस 4 CH सिग्मा, दैट इज 5 सिग्मा। और पाई बॉन्ड्स कितने? 1 पाई। तो इसको मैच करेगा 5 सिग्मा बॉन्ड्स 1 पाई बॉन्ड, यानी लिस्ट 2 का रोमन 4। तो A गोज विथ 4। ए बी है C2H2 इथाइन। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। ट्रिपल बॉन्ड मींस 1 सिग्मा 2 पाई और 2 CH बॉन्ड्स ईच सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड्स टोटल 3, 1 CC सिग्मा प्लस 2 CH सिग्मा, पाई बॉन्ड्स टोटल 2। तो ये मैच करेगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स 2 पाई बॉन्ड्स, यानी लिस्ट 2 का रोमन 1। तो B गोज विथ 1। C है CH4 मीथेन। सिंपल टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स। 4 CH बॉन्ड्स सारे के सारे सिग्मा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई लोन पेयर नहीं। ये मैच करेगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी लिस्ट 2 का रोमन 3। तो C गोज विथ 3। D है NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन के पास 3 NH सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स 1 लोन पेयर। ये मैच करेगा लिस्ट 2 का रोमन 2। तो D गोज विथ 2। अब मैपिंग देख लो। A4, B1, C3, D2। ये एग्जैक्टली दिया है ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 60। द फॉलोइंग टू रिएक्शंस गिव द सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट Z। डायग्राम दिया है। पहला पाथवे है C2H5Cl गोइंग टू X एंड फिर प्रोडक्ट Z। दूसरा पाथवे है C2H5CON H2 going to Y with bromine and sodium hydroxide, फिर Y से क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हीट करके मिलता है Z। X and Z respectively are with these options. Option A is X equal to silver cyanide, Z equal to C2H5NC. Option B is X equal to potassium cyanide, Z equal to C2H5CN. Option C is X equal to silver cyanide, Z equal to C2H5CN. Option D is X equal to potassium cyanide, Z equal to C2H5NC. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड पाथवे को डिकोड करते हैं क्योंकि वहां से Z क्लियरली पता चलेगा। C2H5CON H2 मतलब प्रोपेनामाइड रिएक्ट करता है ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्लासिक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। हॉफमैन रिएक्शन से 1 कार्बन कम हो जाता है, अमाइड से प्राइमरी अमीन बनता है। तो C2H5CON H2 से बनेगा C2H5NH2 यानी इथाइल अमीन जो Y है। अब Y जो कि इथाइल अमीन है रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हीट। ये है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन के साथ होती है और प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड जो बहुत ही फाउल स्मेलिंग होता है। तो इथाइल अमीन से बनेगा इथाइल आइसोसाइनाइड, फॉर्मूला C2H5NC यानी Z इज C2H5NC। अब अगर Z C2H5NC है तो पहले पाथवे में C2H5Cl से सेम Z बनाने के लिए X कौन होगा? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है KCN वर्सेस सिल्वर साइनाइड। KCN आयोनिक होता है। इसमें साइनाइड आयन कार्बन से अटैक करता है हैलो एल्केन पे और प्रोडक्ट बनता है नाइट्राइल यानी C2H5CN। लेकिन सिल्वर साइनाइड AgCN
प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होता है और इसमें नाइट्रोजन एंड से अटैक होता है जिससे बनता है आइसोसाइनाइड C2H5NC। इसलिए अगर हमें C2H5Cl से C2H5NC बनाना है तो X मस्ट बी सिल्वर साइनाइड AgCN। अगर KCN होता तो C2H5CN बनता जो नाइट्राइल है, फाउल स्मेल नहीं देता। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में X पोटेशियम साइनाइड दिया है, ये गलत हो गया क्योंकि आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। ऑप्शन सी में X2 सिल्वर साइनाइड सही दिया, लेकिन Z C2H5CN दिया है जो नाइट्राइल है, ये भी गलत। सिर्फ ऑप्शन ए में X इक्वल टू AgCN और Z इक्वल टू C2H5NC जो कार्बाइलमीन प्रोडक्ट है, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 61। The number of hydrogen atoms present in 5.4 gram of urea is given. Molar mass of urea 60 grams per mole. Na is 6.022 into 10 to the power 23 particles per mole with these options. Option A is 1.084 into 10 to the power 23. Option B is 1.084 into 10 to the power 22. Option C is 2.168 into 10 to the power 22. Option D is 2.168 into 10 to the power 23. तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला याद करो। CO ब्रैकेट NH2 ब्रैकेट 2। मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन है? NH2 ट्वाइस है, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकलते हैं। मोल्स इक्वल्स मास बाय मोलार मास। 5.4 डिवाइडेड बाय 60। 5.4 बाय 60 का मतलब होता है 0.09 मोल। क्लियर है यहां तक? अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलने के लिए मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.09 into 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 का 10% होता है 0.6022 और 9% होगा 0.5419 के अराउंड। तो रफली आएगा 5.42 into 10 to the power 22 molecules of urea। अब हर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम्स है, तो टोटल हाइड्रोजन एटम्स इक्वल्स 5.42 into 10 to the power 22 multiplied by 4. 5.42 into 4 करें, आता है अप्रोक्सीमेटली 21.68 या 2.168 into 10 to the power 23, जो कि मैच करता है ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन ए में क्या किया गया होगा? शायद 2 से मल्टीप्लाई करके गलती कर दी या राउंडिंग गलत। ऑप्शन बी और सी में पावर्स ऑफ 10 गलत है, इसलिए बिल्कुल क्लियर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 62। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए इज नाइट्रोजन कैन फॉर्म p pi multiple bonds with itself. Option B is P bracket C 2H5 bracket 3 and AS bracket C 6H5 bracket 3 form d pi bond with transition metals. Option C is phosphorus, arsenic and antimony show catenation property. Option D is nitrogen can form d pi bond with oxygen. तो देखो यहाँ पे ग्रुप 15 का बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्पेशली नाइट्रोजन वर्सेस हेवियर एलिमेंट्स। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N2 में होता है, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, और ये पाई बॉन्ड्स p पाई ओवरलैप से आते हैं। तो नाइट्रोजन क्लियरली p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है अपने आप के साथ, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी ये सब हेवियर ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं। इनमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अपने ही एटम्स के साथ चेन्स और रिंग्स बना सकते हैं, जैसे P4
डिफरेंट फॉस्फोरस चेन्स, आर्सेनिक और एंटीमनी के क्लस्टर्स। तो कैटेनेशन शो करते हैं, स्टेटमेंट सी भी सही है। अभी ऑप्शन बी, P ब्रैकेट C 2H5 ब्रैकेट 3 यानी ट्राई इथाइल फॉस्फीन और AS ब्रैकेट C 6H5 ब्रैकेट 3 यानी ट्राइफिनाइल आर्साइन, ये टिपिकल पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स होते हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ डी पाई पी पाई टाइप बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। मेटल के d ऑर्बिटल से लिगैंड के एम्प्टी d या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में बैक डोनेशन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्रॉब्लम आता है ऑप्शन डी में। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं। डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए डी ऑर्बिटल्स चाहिए जो नाइट्रोजन में एब्सेंट हैं। इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिर्फ पी पाई टाइप बॉन्डिंग करेगा, डी पाई पी पाई कभी नहीं। तो ऑप्शन डी का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 63, which one of the following is an ambidentate ligand with these options? Option A is ethane 1,2 diamine. Option B is ethylene diamine tetraacetate ion. Option C is thiocyanate. Option D is oxalate. तो देखो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है? एम्बिडेंटेट लिगेंड मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम से बॉन्ड बनाता है। दोनों पॉसिबल साइड्स है बट साइमल्टेनियसली यूज नहीं करता। ये डेफिनेशन याद रखना। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। इथेन 1,2 डायमीन, जिसको हम N बोलते हैं, इसमें दो नाइट्रोजन डोनर एटम्स होते हैं जो एक साथ मेटल से कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एम्बिडेंटेट नहीं। ऑक्सलेट आयन भी सेम, दो ऑक्सीजन एटम से एक रिंग बना के एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, सो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन जो EDTA4- है, ये तो क्लासिक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसमें मल्टीपल डोनर एटम्स एक साथ मेटल को पकड़ लेते हैं, इसलिए इसको पॉलीडेंटेट कहते हैं, एम्बिडेंटेट नहीं। अब आते हैं थायोसाइनेट पे, SCN-। इसको देखो, ये मेटल से या तो सल्फर एटम से बॉन्ड बना सकता है जिसे हम लिखते हैं -SCN, या फिर नाइट्रोजन एटम से जिसे हम लिखते हैं -NCS। दोनों डिफरेंट डोनर एटम्स पॉसिबल है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स में एक टाइम पे सिर्फ S या सिर्फ N से बॉन्ड बनेगा। इसी वजह से थायोसाइनेट एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 64, the correct order of increasing metallic character of Ne, Be, P, Mg and Si is with these options. Option A is P less than Si less than Be less than Mg less than Na. Option B is P less than Si less than Na less than Mg less than Be. Option C is P less than Mg less than Be less than Si less than Na. Option D is Be less than Si less than P less than Mg less than Na. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड वाले मेटल्स ज्यादा मेटालिक, राइट साइड वाले नॉन मेटल्स, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्लियर है? अब इन एलिमेंट्स को टेबल पे इमेजिन करो। सोडियम Na ग्रुप 1 पीरियड 3 प्योर एल्कली मेटल, सबसे ज्यादा मेटालिक इन सब में। मैग्नीशियम Mg ग्रुप 2 पीरियड 3 एल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटालिक है बट Na से कम। बेरिलियम Be ग्रुप 2 पीरियड 2 ऊपर है Mg के और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए Be इज लेस मेटालिक देन Mg। सिलिकॉन Si ग्रुप 14 पीरियड 3 मेटलॉइड। फॉस्फोरस P ग्रुप 15 पीरियड 3 नॉन मेटल। पीरियड 3 में लेफ्ट से राइट जाओगे Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, एयर, मेटालिक कैरेक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है।
तो सबसे कम मेटालिक कौन हुआ? P, फिर Si, फिर Be, फिर Mg और सबसे ज्यादा Na। ऑर्डर बन गया P लेस देन Si, लेस देन Be, लेस देन Mg, लेस देन Na। अब ऑप्शंस चेक करो, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। बाकी ऑप्शंस में Be, Sesi, P का ऑर्डर गलत दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन 65। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ए है H3C डैश CH ब्रैकेट CH3 ब्रैकेट OH, यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से फिनॉल बन रहा है डायग्राम में। B है CH3C OOH गिविंग CH3C H2OH। C है CH3C H2CH2OH गिविंग CH3 डैश CH ब्रैकेट OH ब्रैकेट CH3। D में बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग OH यानी बेंजीन से फिनॉल। लिस्ट 2 में दिया है रोमन 1 इज स्टेप 1 ओलियम, स्टेप 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड डेल्टा, स्टेप 3 H+। रोमन 2 इज स्टेप 1 O2, स्टेप 2 H2OH+। रोमन 3 इज स्टेप 1 CH3OH H+, step 2 H2 catalyst. Roman 4 is step 1 concentrated H2SO4 delta, step 2 H+/H2O। अब ये मैचिंग करते हैं। सबसे पहले ए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से फिनॉल आना है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? पहले डिहाइड्रेशन होती है, कॉन्स H2SO4 से प्रोपीन बनता, फिर बेंजीन के साथ रिएक्शन ह्यूमीन बनता, फिर O2 और फिर हाइड्रोलिसिस से फिनॉल, यानी की स्टेप्स O2 एंड देन H2OH+। ये एग्जैक्टली लिस्ट 2 के रोमन 2 वाला पैटर्न है, तो ए मैच करेगा 2 से। बी देखो, एसिटिक एसिड से एथेनॉल। ये डायरेक्ट रिडक्शन नहीं दिया, यहाँ 2 स्टेप्स हैं। पहले एसिटिक एसिड का एस्टेरिफिकेशन विद मेथनॉल CH3OH H+ से मिथाइल एसिटेट बनेगा, फिर उस एस्टर का रिडक्शन H2 कैटलिस्ट से अल्कोहल। ये सीक्वेंस CH3OH H+ देन H2 कैटलिस्ट यानी रोमन 3, तो बी मैच करेगा 3 से। सी में 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल। पहले डिहाइड्रेशन करे कॉन्स H2SO4 डेल्टा से प्रोपीन, फिर उस प्रोपीन की एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन H+/H2O से मार्कोवनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट टू प्रोपेनॉल। ये एग्जैक्टली रोमन 4 है, तो सी गोज विथ 4। डी, बेंजीन से फिनॉल, क्लासिक इंडस्ट्रियल रूट। पहले सल्फोनेशन विद ओलियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्यूजन डेल्टा से सोडियम फिनॉक्साइड, फिर H+ से फिनॉल। ये रोमन 1 है, तो डी मैच करेगा 1 से। तो फाइनल मैचिंग A2, B3, C4, D1। ऑप्शंस चेक करो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 66। Although +3 oxidation state is most common in lanthanoids, cerium still shows +4 oxidation state because with these options. Option A is after losing one more electron, it acquires 4F14 electronic configuration. Option B is its nearest inert gas is radon. Option C is its atomic number is 61. Option D is after losing one more electron, it acquires 4F0 electronic configuration. तो देखो, यहाँ पे लैंथेनॉइड केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है, कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ेनॉन 4F1, 5D1, 6S2। लैंथेनॉइड्स में नॉर्मली +3 होता है, क्योंकि वो 2 6s इलेक्ट्रॉन्स और एक 5d इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अब जब सीरियम +3 बनाता है Ce3+, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ज़ेनॉन 4F1। अगर यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब 4F वाले से, तो बनेगा Ce4+ विद ज़ेनॉन 4F0, यानी कि प्योर नोबल गैस कोर टाइप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसी स्टेबिलिटी की वजह से सीरियम इजीली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही बात बोल रहा है, 4F0 कॉन्फ़िगरेशन। अब गलत ऑप्शंस को देख लो। ऑप्शन ए बोल रहा है 4F14, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है यहाँ, क्योंकि हम 4F1 से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं,
तो 4F 0 आएगा, 14 नहीं। ऑप्शन बी नियरेस्ट इनर्ट गैस रेडॉन नहीं है, नियरेस्ट नोबल गैस जेनॉन है। ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर 61 नहीं है, वो प्रोमीथियम का है, सीरियम 58 है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 67। In the following reaction sequence, X and Z respectively are CH3, CH2, CH2OH plus PCl5 giving CH3, CH2, CH2Cl plus X plus HCl. Then CH3, CH2, CH2Cl in presence of alcoholic KOH and heat gives Y, and Y with HBr and benzoyl peroxide, that is C6H5CO twice O2 gives Z. Option A is X equal to POCl3, Z equal to CH3CH, single bond CH3 with Br on middle carbon, that is 2-bromopropane. Option B is X equal to POCl3, Z equal to CH3CH2CH2Br. Option C is X equal to H3PO3, Z equal to CH3CH, single bond CH3 with Br on middle carbon. Option D is X equal to H3PO3, Z equal to CH3CH2CH2Br. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है, अल्कोहल विद PCl5। प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2CH2OH जब PCl5 के साथ रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन POCl3 एंड HCl, यानी X क्या हो गया, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। तो जहां जहां X H3PO3 दिया है वो गलत, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों एलिमिनेट। अब आगे बढ़ते हैं। CH3CH2CH2Cl को अल्कोहलिक KOH डेल्टा के साथ दिया है। ये क्लासिक डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म। 1-क्लोरोप्रोपेन से HCl एलिमिनेट होगा और डबल बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2। तो Y बनेगा प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब प्रोपीन पे HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिखा है मतलब एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन, खरश इफेक्ट। इसमें Br लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाएगा, यानी टर्मिनल कार्बन पे, और H मिडिल कार्बन पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन CH3CH2CH2Br, यानी Z इक्वल टू CH3CH2CH2Br। तो X है POCl3, Z है 1-ब्रोमोप्रोपेन। करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। Question 68. Match list 1 with list 2. List 1 is complexes and ions. A is platinum tetrachlorodiamine complex, written as PTCl2NH3, 2 in square brackets. B is cobalt hexamine chloride, written as CONH3, 6 in bracket, Cl3 outside. C is nickel tetrachloro complex, written as NiCl42-. D is iron pentacarbonyl, written as FeCO5. List 2 is shape or geometry. 1 is octahedral, 2 is trigonal bipyramidal, 3 is square planar, 4 is tetrahedral. Choose the correct answer from the options given below. Option A is A3, B4, C1, D2. Option B is A3, B1, C4, D2. Option C is A4, B1, C3, D2. Option D is A1, B3, C4, D2. अब देखो एक एक कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री निकलते हैं। पहला A प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स PTCl2NH32, platinum plus 2 oxidation state, D8 configuration, coordination number 4. D8 square planar वाला क्लासिक केस, जैसे PTNH32Cl2 सिस्प्लैटिन टाइप। तो A का ज्योमेट्री क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि लिस्ट 2 में नंबर 3। B कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स
CONH36Cl3। यहाँ कोबाल्ट +3 है, D6 कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है। 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस जनरली ऑक्टाहेड्रल होते हैं, तो B मैच करेगा ऑक्टाहेड्रल से, यानी लिस्ट 2 नंबर 1। C NiCl42- निकल +2 D8, लेकिन यहाँ लिगेंड Cl- है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड 4 कोऑर्डिनेट, मोस्टली टेट्राहेड्रल, तो C का ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल, यानी लिस्ट 2 नंबर 4। D FeCO5 कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। 5 कोऑर्डिनेट के दो ऑप्शन होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन FeCO5 स्पेसिफिकली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, तो D मैच करेगा लिस्ट 2 नंबर 2 से। अब मैचिंग लिखो, A with 3, B with 1, C with 4, D with 2। ऑप्शंस में चेक करो, A3, B1, C4, D2 दिया है ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 69। The functional group that can be identified through Thalen dye test is with these options. Option A is aldehyde. Option B is phenolic. Option C is carboxylic acid. Option D is alcohol. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है थैलिन डाई टेस्ट की। नाम याद रखना, थैलिन डाई टेस्ट मतलब फिनॉल थैलिन टाइप डाई बन रही है, और फिनॉल थैलिन तुम लोगों ने एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज किया है। पिंक कलर देता है इन बेसिक मीडियम। ये टेस्ट किसके लिए स्पेसिफिक है, यही पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट समझो, फिनॉल रिएक्ट करता है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इन दोनों के बीच कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और बनता है एक थैलिन डाई, जैसे फिनॉल थैलिन। फिर जब इसको अल्कलाइन मीडियम में डालते हो तो ये कलर्ड हो जाता है, यूजुअली पिंक कलर। इसलिए बोलते हैं थैलिन डाई टेस्ट इज फॉर फिनॉल्स। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। एल्डिहाइड ऑप्शन ए, ये थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ऐसी कंडेंसेशन करके थैलिन डाई नहीं बनाता। ये टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट से आइडेंटिफाई होता है, इसको हटाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्शन सी, ये एसिड बेस रिएक्शंस करेगा, सॉल्ट बनाएगा, लेकिन थैलिन डाई नहीं। अल्कोहल ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर फिनॉल जैसा लग सकता है, बट बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH अटैच्ड ना हो तो ये रिएक्शन नहीं होता। सिर्फ फिनोलिक OH, एरोमेटिक OH ये स्पेशल कंडेंसेशन देगा। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप थैलिन डाई टेस्ट से आइडेंटिफाई होता है वो है फिनोलिक ग्रुप, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 70। Two products X and Y are formed in the following reaction sequence. Benzene ring reacts with CH3Cl in presence of anhydrous aluminum chloride to give W. Then W reacts with dilute nitric acid and dilute sulfuric acid, warm, to give X and Y. The suitable method that can be used for the separation of products X and Y is with these options. Option A is fractional distillation. Option B is sublimation. Option C is differential extraction. Option D is continuous extraction. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री समझते हैं। बेंजीन plus CH3Cl in presence of anhydrous aluminium chloride, ये क्लासिक फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन है। इससे बनेगा टोल्यूइन, यानी कि मिथाइल बेंजीन, जिसको क्वेश्चन में W बोला है। फिर W को हम नाइट्रेशन मिक्सचर से ट्रीट कर रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वार्म कंडीशन। मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसलिए नाइट्रेशन से मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन और पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, यानी X एंड Y आर ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन एंड पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, दोनों एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, एक लिक्विड एक सॉलिड, बट केमिकली काफी सिमिलर, बस पोजीशन आइसोमर है। अब सेपरेशन पे आओ। जब दो लिक्विड्स या जनरली वॉलेटाइल कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, उनको सेपरेट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 222 डिग्री सेल्सियस है,
पैरानाइट्रोटोलुइन का अराउंड 238 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस 16 डिग्री का है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इजीली हैंडल हो जाता है। सब्लिमेशन क्यों गलत है? क्योंकि मिक्सचर में 8 लिक्विड है और पैरानाइट्रोटोलुइन सॉलिड होके भी ऐसे रेडिली सब्लाइम नहीं करता, तो प्रैक्टिकल नहीं है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मेनली सॉल्युबिलिटी डिफरेंस इन इमिसिबल सॉल्वेंट्स पे बेस्ड होते हैं, जो यहाँ प्राइमरी फैक्टर नहीं है, क्योंकि दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम ऑर्गेनिक लिक्विड जैसा है। इसलिए सेपरेशन के लिए बेस्ट सूटेबल मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 71, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए, the molality of 2.5 grams of ethanoic acid, molar mass 60 grams per mole, in 75 grams of benzene solution is 0.556 molal. B, the molarity of a solution containing 5 grams of sodium hydroxide, molar mass 40 grams per mole, in 450 milliliter of solution is 0.278 molar at 298 Kelvin. C, aquatic species are more comfortable in cold water. D, the solubility of gas increases with decrease in pressure. E, for a binary mixture of A and B, the number of moles of A and B are Na and Nb respectively. The mole fraction of B will be Xb equal to Na divided by Na plus Nb. Choose the correct answer from the options given below with these options. Option A is A, B and C only. Option B is A and B only. Option C is A and C only. Option D is A, D and E only. तो देखो पहले स्टेटमेंट ए चेक करते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एथेनोइक एसिड के मोल्स होंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 0.04167 मोल। बेंजीन का मास है 75 ग्राम्स, मतलब 0.075 किलोग्राम। अभी मोलालिटी हो गई 0.04167 डिवाइडेड बाय 0.075, ये आता है अप्रोक्सीमेटली 0.556 मोलाल। तो स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट बी, मोलारिटी इक्वल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स होंगे 5 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 0.125 मोल। वॉल्यूम है 450 मिलीलीटर, यानी 0.450 लीटर। अब 0.125 डिवाइडेड बाय 0.450 करोगे, वैल्यू आती है अराउंड 0.278 मोलर। तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी बोलो, एक्वाटिक स्पीशीज कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि गैसेस जैसे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर कम होने पर बढ़ जाती है। कोल्ड वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा, इसलिए फिशेस ज्यादा कंफर्टेबल। तो सी भी करेक्ट। स्टेटमेंट डी कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर। ये ऑपोजिट है हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ बोलता है सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो डी गलत। स्टेटमेंट ई में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, लेकिन डेफिनेशन क्या है? Xb इक्वल्स Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। यहाँ न्यूमरेटर गलत है, इसलिए स्टेटमेंट ई भी इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हुए? ए, बी और सी ओनली, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 72, during Lasagine's test, the elements present in an organic compound are converted from what to what? Option A is ionic form to ionic form. Option B is covalent form to ionic form. Option C is covalent form to covalent form. Option D is ionic form to covalent form. तो देखो यहाँ पे Lasagine's test क्या होता है पहले समझो। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस जैसे एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये सब एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? ये कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे होते हैं, मतलब कोवेलेंट फॉर्म में।
अब लसाजीन्स टेस्ट में हम क्या करते हैं? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद सोडियम। जब सोडियम के साथ फ्यूज करते हो तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सोडियम के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में। जैसे नाइट्रोजन से बनता है सोडियम साइनाइड, N गिव्स सोडियम साइनाइड। सल्फर से बनता है सोडियम सल्फाइड। हैलोजन से बनते हैं सोडियम हैलाइड्स। और ये सब क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में एलिमेंट्स कोवेलेंट फॉर्म में थे, फ्यूजन के बाद आयोनिक फॉर्म में आ गए, तो कन्वर्जन हो रहा है कोवेलेंट फॉर्म टू आयोनिक फॉर्म। इसलिए ऑप्शन बी परफेक्टली फिट बैठता है। ऑप्शन ए आयोनिक से आयोनिक गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग ही कोवेलेंट है। ऑप्शन सी कोवेलेंट से कोवेलेंट कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये भी गलत। ऑप्शन डी आयोनिक से कोवेलेंट बिल्कुल उल्टा लिखा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोवेलेंट फॉर्म टू आयोनिक फॉर्म। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 73। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. The mass of copper deposited at cathode is with these options. Option A is 1.7018 grams. Option B is 0.2938 grams. Option C is 2.4036 grams. Option D is 0.5876 grams. तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत स्टैंडर्ड फैराडे लॉ का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम टोटल चार्ज निकलते हैं। फॉर्मूला है Q इक्वल्स I इंटू टी। करंट दिया है 1.5 एम्पियर, टाइम दिया है 10 मिनट्स, यानी कि 10 इंटू 60 इक्वल्स 600 सेकेंड्स। तो Q हो गया 1.5 इंटू 600, दैट इज 900 कूलम। क्लियर है यहाँ तक? अब मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। W इक्वल्स Q इंटू एम डिवाइडेड बाई N इंटू एफ। यहाँ पे M है कॉपर का मोलर मास 63 ग्राम्स पर मोल। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयन है Cu2+, तो N की वैल्यू होगी 2, क्योंकि कॉपर यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिपॉजिट हो रहा है। F दिया है 96487 कूलम पर मोल। अब वैल्यूज पुट करते हैं। W equals 900 into 63 divided by 2 into 96487. न्यूमरेटर हो गया 56700, डिनोमिनेटर है 192974। इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आता है 0.2938 ग्राम्स के अराउंड, यानी कि कैथोड पे इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। अब ऑप्शंस देख लो। 0.2938 ग्राम्स एग्जैक्टली ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन डी 0.5876 ग्राम्स तब आता अगर तुम n इक्वल्स 1 ले लेते, जो गलत है। और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही ज्यादा वैल्यूज हैं, मिसमैच हो जाती हैं कैलकुलेशन से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 74। At a certain temperature T in Kelvin, during a process, 500 joule is absorbed by the system and work of 200 joule is done by the system. Then, change in internal energy of the system is with these options. Option A is 400 joule. Option B is 300 joule. Option C is 700 joule. Option D is 500 joule. तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस W, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। क्वेश्चन बोल रहा है 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने हीट ली है, तो Q विल बी प्लस 500 जूल। फिर दिया है वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम खुद काम करता है सराउंडिंग्स पर तो W नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे W इक्वल्स -200 जूल। अब फर्स्ट लॉ में वैल्यूज पुट करो। डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस W, दैट इज प्लस 500 प्लस -200, तो डेल्टा U आएगा 300 जूल, मतलब इंटरनल एनर्जी 300 जूल से इंक्रीज हुई, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल फिट बैठता है। देखो ऑप्शन ए 700 जूल तब आता अगर तुम बिना साइन के सिर्फ 500 प्लस 200 कर देते, जो गलत है।
ऑप्शन सी 400 जूल और ऑप्शन डी 500 जूल दोनों रैंडमली गेस्ड वैल्यूज हैं, फर्स्ट लॉ के हिसाब से नहीं आते। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 75। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन R गिविंग प्रोडक्ट, the plot of concentration of R versus time has a negative slope as shown. The order of reaction is with these options. Option A is 0. Option B is 1. Option C is 2. Option D is 2.5. तो देखो यहाँ पे ग्राफ दिया है between concentration of R on y-axis and time on x-axis. और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन लीनियर तरीके से गिर रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉस याद करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म, जहां y है कॉन्सेंट्रेशन, x है टाइम, स्लोप m है माइनस के यानी नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर में वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप मिलता है। ये डायग्राम एग्जैक्टली वही दिखाता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो लीनियर ग्राफ किसके साथ मिलता? ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r वर्सेस टाइम। सिंपल, वर्सेस टाइम फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल डीके होता, स्ट्रेट लाइन नहीं। सेकेंड ऑर्डर में 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन देता और स्लोप पॉजिटिव होता। 2.5 ऑर्डर वैसे भी अनकॉमन है और उसके लिए भी सिंपल, वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं। तो ऑप्शंस बी सी डी सब एलिमिनेट। लीनियर वर्सेस टाइम विद नेगेटिव स्लोप मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 76। Identify the correct statement about ClF3 from the following options. Option A is it has T-shaped geometry with two lone pairs on Cl atom. Option B is it has T-shaped geometry with three lone pairs on Cl atom. Option C is it has a trigonal pyramidal geometry with two lone pairs on Cl atom. Option D is it has a planar trigonal geometry with two lone pairs on Cl atom. तो देखो यहाँ पे ClF3 का VSEPR डायरेक्टली अप्लाई होगा। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 3 फ्लोरीन से 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स यूज हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। बच्चे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन। तो सेंट्रल Cl के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन डोमेन्स कितने हो गए? 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर्स यानी कि 5। स्टेरिक नंबर 5 मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल AX3E2 टाइप स्पीशीज। VSEPR के हिसाब से 5 डोमेन्स में लोन पेयर्स मैक्सिमम 2 रहने के लिए इक्वेटोरियल पोजीशंस लेते हैं। दोनों लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पे चले गए। 3 फ्लोरीन पोजीशन से बचा हुआ अरेंजमेंट बनेगा टी शेप। इसलिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टी शेप्ड है विथ 2 लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है टी शेप्ड विथ 2 लोन पेयर्स, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी टी शेप्ड विथ 3 लोन पेयर्स। अगर 3 लोन पेयर्स होते तो सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स बचते, वी शेप टाइप हो जाता, ClF3 हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री AX3E1 के लिए होती, जैसे अमोनिया। ऑप्शन डी प्लेना ट्राइगोनल AX3 के लिए होता, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जिसमें लोन पेयर 0 होता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन 77। इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्ट, a few drops of dilute H2SO4 was added, which gave colorless vapors having the smell of vinegar. The vapors turn the blue litmus paper red. Identify the correct anion from the following with these options. Option A is sulfide S2 minus. Option B is sulfate SO4 2 minus. Option C is acetate CH3COO minus. Option D is carbonate CO3 2 minus. तो देखो यहाँ पे बहुत प्यारा क्वालिटेटिव एनालिसिस का सवाल है। हमें दिया है कलरलेस वेपर्स, स्मेल ऑफ विनेगर और ब्लू लिटमस रेड हो रहा है। विनेगर का स्मेल किसका होता है? कॉमन सेंस से याद करो, विनेगर इज बेसिकली एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अब अगर सॉल्ट में एसीटेट आयन है CH3COO- और हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो क्या बनेगा? CH3COOH यानी एसीटिक एसिड, जो कलरलेस वेपर दे सकता है, विनेगर जैसी स्मेल देता है और एसिडिक नेचर की वजह से ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो एसीटेट परफेक्टली मैच कर रहा है तीनों ऑब्जर्वेशन से। बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। सल्फाइड S2- होता तो H2S गैस बनती, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका स्मेल होता है रॉटन एग, बिल्कुल विनेगर जैसा नहीं। कार्बोनेट CO3 2- होता तो डाइल्यूट H2SO4 से CO2 गैस आती, जो ओडरलेस होती है, कोई विनेगर स्मेल नहीं। सल्फेट SO4 2- जनरली डाइल्यूट H2SO4 से ऐसे वेपर्स नहीं देगा, कोई खास चेंज नहीं। इसलिए जो एनायन यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज एसीटेट आयन CH3COO-। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 78। At 298 Kelvin, a certain buffer solution contains equal concentrations of X- and HX. Kb for X- is 10 to the power -10. What is the pH of this buffer solution with these options? Option A is 2. Option B is 4. Option C is 6. Option D is 10. तो देखो यहाँ पे बफर दिया है जिसमें X- और HX दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। X- क्या है? वीक बेस का कॉन्जुगेट बेस और HX उसका कॉन्जुगेट एसिड। K भी दिया है X- का, वैल्यू है 10 टू द पावर -10। सबसे पहले निकलते हैं PKB। PKB equals माइनस लॉग KB। KB है 10 टू द पावर -10, तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -10 हो जाएगा 10। मतलब PKB इज इक्वल टू 10। क्लियर है यहां तक? अब ये बेसिक बफर है, वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड। हेंडरसन हैजलबैट टाइप रिलेशन बेसिक बफर के लिए क्या होता है? POH equals PKB plus log concentration of conjugate acid divided by concentration of weak base, यानी POH equals PKB plus log HX upon X-। क्वेश्चन में क्लियरली दिया है इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ X- एंड HX, मतलब HX अपॉन X- का रेशियो 1 है, log 1 इक्वल्स 0, इसलिए POH सिंपली इक्वल हो गया PKB के, जो कि 10 है। अब 298 केल्विन पे pH प्लस POH इक्वल्स 14 होता है। POH हमने निकाला 10, तो pH इक्वल्स 14 माइनस 10 दैट इज 4, मतलब बफर का pH 4 आएगा। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 79। कैलकुलेट EMF ऑफ द हाफ सेल गिवन बिलो। प्लैटिनम सॉलिड वर्टिकल लाइन, hydrogen gas at 2 atmosphere vertical line, HCl aqueous 0.02 molar. Standard reduction potential of hydrogen plus is 0 volt, given 2.303 RT by F equals 0.059 and log 2 equals 0.3010. Options are with these values. Option 1 is minus 0.109 volt. Option 2 is 0.035 volt. Option 3 is minus 0.035 volt. Option 4 is 0.109 volt. तो देखो यहाँ पे सिंपल लर्न्स्ड इक्वेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाफ सेल रिएक्शन कौन सा है? 2H plus aqueous plus 2 electron gives H2 gas. स्टैंडर्ड E नॉट इज 0 वोल्ट, ये गिवन है। नर्स्ड इक्वेशन लिखेंगे फॉर रिडक्शन। E equals E नॉट माइनस 0.059 by n into log Q। यहाँ n कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n equals 2। अभी Q क्या होगा? रिएक्शन कोशेंट। Q is concentration of products by reactants, लेकिन एक्टिविटीज के टर्म्स में, यानी कि Q equals PH2 divided by concentration of H plus का स्क्वायर। यहाँ PH2 दिया है 2 एटमॉस्फेयर और H plus concentration 0.02 मोलर, because HCl is strong acid, complete dissociation। तो Q हो गया 2 divided by 0.02 का स्क्वायर।
इसको कैलकुलेट करो। 0.02 का स्क्वायर इज 0.0004। 2 डिवाइडेड बाय 0.0004 इक्वल्स 5000। तो Q इक्वल्स 5000। अभी E इक्वल्स 0 माइनस 0.059 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ 5000। लॉग 5000 को सिंप्लीफाई करते हैं। 5000 इज 5 इंटू 10 क्यूब। तो log 5000 इक्वल्स log 5 प्लस 3। log 5 को लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2, यानी 1 माइनस 0.3010, दैट इज 0.6990 प्लस 3 करें तो 3.6990। अभी E इक्वल्स माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 3.6990। 0.059 by 2 is 0.0295. मल्टीप्लाई करेंगे 0.0295 into 3.699 अप्रोक्सीमेटली 0.109 के अराउंड आता है। साइन क्या है? माइनस लगा हुआ है, तो E इक्वल्स माइनस 0.109 वोल्ट। तो ऑप्शंस में देखो, माइनस 0.109 वोल्ट कहाँ है? वो है ऑप्शन 1। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 80। The calculated spin only magnetic moment of Ti2 plus 3d2 is with these options. Option A is 5.92 bm. Option B is 3.87 bm. Option C is 2.84 bm. Option D is 4.90 bm. तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट में बार बार आता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सबसे पहले Ti का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d2 4s2। अभी Ti2 प्लस का मतलब तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। कौन से निकालते हैं पहले? 4s वाले। तो कॉन्फ़िगरेशन बन गई आर्गन 3d2। अभी 3d2 का मतलब डी सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हंट रूल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में पैरेलल स्पिन के साथ बैठेंगे, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू हो गई 2। अभी फॉर्मूला लगाओ। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज अंडर रूट 2 इंटू 4 इक्वल टू अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 अप्रोक्सीमेटली 2.83 bm आता है, जो ऑप्शन के हिसाब से सबसे क्लोज है 2.84 bm। बाकी ऑप्शंस को देखो। 5.92 bm होता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 3.87 bm होता है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 4.90 bm किसी से मैच नहीं करता यहाँ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2.84 bm। क्लियर है? चलते हैं आगे। Question 81. Identify the incorrect statement from the following. Option A is carbon has the ability to form p-pi multiple bond with itself. Option B is ECl3 where E equal to B and aluminium is a monomer when E equal to boron and a dimer when E equal to aluminium. Option C is the order of catenation property of group 14 elements is C, much greater than silicon, greater than germanium, approximately equal to tin. Option D is oxygen exhibits only -2 oxidation state. अब देखो, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए, कार्बन p-pi मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है अपने आप के साथ, जैसे C डबल बॉन्ड C इन एल्कीन्स, C ट्रिपल बॉन्ड C इन एल्काइंस। ये बिल्कुल सही बात है। कार्बन की स्ट्रॉन्ग p-pi ओवरलैप की वजह से ही ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। ऑप्शन बी देखो, ECl3, जब E बोरॉन है BCl3 मोनोमेरिक होता है। जब E एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्लोराइड वेपर के अलावा जनरली डाइमेरिक फॉर्म Al2Cl6 में मिलता है। नीट का फेवरेट पॉइंट है ये, तो स्टेटमेंट बी भी सही है। ऑप्शन सी, कैटेनेशन ऑर्डर ऑफ ग्रुप 14, सबसे ज्यादा कैटेनेशन कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और तिन, लगभग सिमिलर, यानी C much greater than Se, greater than Ge, approximately equal to Sn।
ये पीरियोडिक ट्रेंड से डायरेक्ट फैक्ट है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन डी, ऑक्सीजन एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जैसे H2O, CO2। लेकिन सिर्फ -2 नहीं होता। पेरोक्साइड्स में -1, जैसे H2O2। सुपर ऑक्साइड्स में -12, जैसे KO2। और फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आती हैं। O2F2 में +1, OF2 में +2। तो ऑक्सीजन के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। इसलिए ये कहना कि ऑक्सीजन एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 82। द करेक्ट फॉर्मल चार्जेस ऑन ऑक्सीजन एटम्स नंबर 2, 1 and 3 respectively are with these options. Option 1 is -1, 0, +1. Option 2 is 0, +1, -1. Option 3 is 0, 0, 0. Option 4 is +1, 0, -1. तो देखो यहाँ पे डायग्राम में ओजोन है O3, 3 ऑक्सीजन एटम्स है, नंबरिंग है 2, 1 और 3। हमें इन तीनों पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। अब ऑक्सीजन नंबर 2 को देखो, जो डबल बॉन्ड वाला टर्मिनल ऑक्सीजन है। इसके पास 2 लोन पेयर्स है, मतलब 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड्स है। तो फॉर्मल चार्ज होगा 6 - 4 - 2, जो आता है 0। तो पहले प्लेस पे 0 फिक्स हो गया। अब सेंट्रल ऑक्सीजन नंबर 1 को देखो, ये एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब टोटल 3 बॉन्ड्स। और इसके पास एक लोन पेयर है, मतलब 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल्स 6 - 2 - 3, दैट इज +1। यानी सेंट्रल ऑक्सीजन का चार्ज +1। अब थर्ड ऑक्सीजन, जो सिंगल बॉन्डेड टर्मिनल ऑक्सीजन है, इसके पास 3 लोन पेयर्स है, मतलब 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक बॉन्ड है। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल्स 6 - 6 - 1, आता है -1। तो ऑर्डर 2, 1, 3 के हिसाब से चार्जेस हुए 0, +1, -1। ऑप्शन से मैच करो। 0, +1, -1 दिया है ऑप्शन 2 में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 83। Phenolphthalein is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide solution against a standard solution of oxalic acid. The color change that is observed at an alkaline pH close to the equivalence point during this titration is with these options. Option A is pinkish red to yellow. Option B is yellow to pinkish red. Option C is pink to colorless. Option D is colorless to pink. तो देखो, यहाँ पे पहले सिस्टम समझते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ब्यूरेट में है ऑक्सैलिक एसिड, जो वीक एसिड है। इंडिकेटर कौन सा डाला कॉनिकल फ्लास्क में? फिनोल्फ्थालीन। अब फिनोल्फ्थालीन का बेसिक रूल याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक या पिंकिश रेड हो जाता है। रफली pH 8.2 से 10 के बीच ट्रांजिशन होता है। शुरू में फ्लास्क में सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब सॉल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक है, तो कलर क्या होगा? पिंक। जैसे जैसे तुम ऑक्सैलिक एसिड ऐड करते जाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज होता जाएगा, pH धीरे धीरे कम होता जाएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइट्रेशन का एल्कलाइन साइड पे आता है, pH 7 से ऊपर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही pH फिनोल्फ्थालीन के ट्रांजिशन रेंज से नीचे आ रहा है, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। यानी कि एंड पॉइंट के पास तुम क्लियरली देखोगे कि सॉल्यूशन पिंक से कलरलेस हो गया। तो पिंक से कलरलेस, ये वाला चेंज मैच हो रहा है ऑप्शन सी से। बाकी ऑप्शंस जैसे येलो वाली बात मिथाइल ऑरेंज से रिलेटेड होती है, फिनोल्फ्थालीन के केस में नहीं आती। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पिंक टू कलरलेस। क्लियर है?
चलते हैं आगे। Question 84. When 1 dm cube of CO2 gas is passed over hot coke, the volume of gaseous mixture after complete reaction at STP becomes 1.4 dm cube. The composition of the gaseous mixture at STP is with these options. Option A is 0.8 dm cube of CO, 0.8 dm cube of CO2. Option B is 0.8 dm cube of CO, 0.6 dm cube of CO2. Option C is 0.6 dm cube of CO, 0.8 dm cube of CO2. Option D is 0.6 dm cube of CO, 0.4 dm cube of CO2. तो देखो यहाँ पे सिंपल स्टोइक्योमेट्री का सवाल है गैसियस वॉल्यूम के टर्म्स में। रिएक्शन याद करो, CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2 CO गैस। ये रिएक्शन हॉट कोक पे होता है और STP पे गैसेस के वॉल्यूम्स डायरेक्टली मोल्स के प्रोपोर्शनल होते हैं क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर सेम है। अब 1 dm क्यूब CO2 से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो x dm क्यूब CO2 रिएक्ट कर गया, तो स्टोइक्योमेट्री से x dm क्यूब CO2 से 2x dm क्यूब CO बनेगा। जो CO2 बचा दैट विल बी 1 माइनस x dm क्यूब। टोटल गैसियस वॉल्यूम क्या होगा? अनरिएक्टेड CO2 प्लस फॉर्म्ड CO, मतलब 1 माइनस x प्लस 2x विच इज 1 प्लस x। क्वेश्चन कहता है फाइनल वॉल्यूम 1.4 dm क्यूब है, तो 1 प्लस x इक्वल टू 1.4, यानी x इक्वल टू 0.4 dm क्यूब। अब x 0.4 है तो CO बनेगा 2x यानी 0.8 dm क्यूब और अनरिएक्टेड CO2 बचेगा 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 dm क्यूब। ऑप्शन से मैच करो, 0.8 CO और 0.6 CO2 कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। Question 85. The major product Z formed in the following sequence of reactions is with these options. Option A is C2H5NO2. Option B is C2H5N double bond NOH. Option C is C2H5OH. Option D is C2H5NH2. तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम इथेन C2H6। पहला स्टेप है क्लोरीन विथ UV लाइट, मतलब ये सिंपल फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन है। इथेन से बनेगा क्लोरो इथेन जिसको हम बोलेंगे X इक्वल टू C2H5Cl। ये नीट का बहुत स्टैंडर्ड स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप क्या दिया है? रिएक्शन विथ अमोनिया, क्लोरोइथेन प्लस अमोनिया। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 टाइप रिएक्शन है। क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा, अमोनिया अटैक करेगा और बनेगा प्राइमरी अमीन इथाइल अमीन, यानी Y इज C2H5NH2। तो ऑप्शन डी एक्चुअली Y के लिए सही है, Z के लिए नहीं। अब तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन को रिएक्ट कराया विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, मतलब इन सितु बनेगा नाइट्रस एसिड HNO2 लो टेम्परेचर पे। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन प्लस नाइट्रस एसिड से बनता है अनस्टेबल डायाजोनियम सॉल्ट, जो तुरंत नाइट्रोजन गैस निकल के हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। तो C2H5NH2 से फाइनल प्रोडक्ट Z मिलेगा इथेनॉल C2H5OH। इसलिए ऑप्शन ए C2H5NO2 गलत, ये नाइट्रो कंपाउंड होता। ऑप्शन बी डायाजो हाइड्रोक्साइड टाइप है, ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता एलिफैटिक अमीन से। ऑप्शन डी हमने देखा इंटरमीडिएट Y था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी C2H5OH। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 86. Given below is an expression for the rate constant of a first order reaction occurring at a certain temperature T in Kelvin. lnK equals 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 divided by T. The energy of activation in kilocalories per mole for the reaction is with these options. Option A is 24.84. Option B is 14.34. Option C is 18.63. Option D is 12.42. तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्हेनियस इक्वेशन का कंपैरिजन है। अर्हेनियस फॉर्म इन नेचुरल लॉ क्या होता है? ln k इक्वल्स
ln A minus EA upon RT, यानी कि इंटरसेप्ट इज ln A और स्लोप वाला टर्म माइनस EA अपॉन RT। अब गिवन एक्सप्रेशन को देखो, ln K इक्वल्स 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 divided by t। तो यहाँ पे 14.34 किसके इक्वल हो गया? ये हो गया ln A। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है 14.34 वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ ln A है, इसलिए बी गलत। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कंपेयर करो, माइनस ई ए अपॉन आर टी इक्वल्स -1.25 इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई टी। टी कट जाएगा दोनों साइड, माइनस साइन भी सेम है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ई ए अपॉन आर इक्वल्स 1.25 इंटू 10 to the power 4। तो ई ए इक्वल्स आर इंटू 1.25 इंटू 10 to the power 4। आर दिया है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, मल्टीप्लाई करते हैं 1.987 इंटू 1.25 इंटू 10 to the power 4। 1.987 into 1.25 approximately 2.484 बनेगा into 10 to the power 4 कैलोरी पर मोल, यानी कि 24,840 कैलोरी पर मोल के अराउंड। अब इसको किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेटली 24.84 किलो कैलोरी पर मोल आता है। ऑप्शंस चेक करो, यही वैल्यू ऑप्शन ए में है। बाकी ऑप्शंस सी 18.63 और डी 12.42 रैंडम नंबर्स हैं, अर्हेनियस कंपैरिजन से नहीं आते। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 87, गिवन बिलो आर सर्टेन रिएक्शंस, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर व्हिच Kp is not equal to Kc. Option A is H2O gas plus CO gas in equilibrium with H2 gas plus CO2 gas. Option B is N2 gas plus 3H2 gas in equilibrium with 2NH3 gas. Option C is H2 gas plus I2 gas in equilibrium with 2HI gas. Option D is N2 gas plus O2 gas in equilibrium with 2NO gas. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर Kp एंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन Kc का रिलेशन होता है। Kp इक्वल्स Kc into RT to the power delta n, यानी कि चेंज इन मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अगर डेल्टा n 0 आया तो RT to the power 01 हो जाता है, इसलिए Kp इक्वल्स Kc। अगर डेल्टा n नॉट इक्वल टू 0 तभी Kp नॉट इक्वल टू Kc। अब हर ऑप्शन के लिए डेल्टा n निकलते हैं। ऑप्शन ए में रिएक्टेंट साइड पे मोल्स ऑफ गैस कितने? H2O1 प्लस CO1 टोटल 2। प्रोडक्ट साइड पे H21 प्लस CO21 टोटल 2। तो डेल्टा n इक्वल्स 2 माइनस 2 इक्वल्स 0, इसलिए Kp इक्वल्स Kc ये नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लो, H2 प्लस I2 reactant moles 2, product side 2HI moles 2, delta n 0, again Kp equals Kc। Option D में N2 plus O2, reactant 2 moles, product 2NO 2 moles, delta n 0, यहाँ भी Kp equals Kc। अब ऑप्शन बी सबसे इंटरेस्टिंग, N2 plus 3H2, reactant moles 1 plus 3 equals 4, product side 2NH3 moles 2, तो डेल्टा n equals 2 minus 4 equals minus 2, जो 0 नहीं है, मतलब यहीं पे Kp not equal to Kc। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 88, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए इज the largest and the smallest species among Mg, Mg2+, aluminium and aluminium-3+, are aluminium and Mg2+, respectively. Option B is the IUPAC name of the element with atomic number 107 is unyl septium. Option C is the similarity in behavior of lithium with magnesium is referred to as diagonal relationship. Option D is the oxidation state and covalency of aluminium in the complex bracket AlCl H2O5 close bracket 2+ are 3 and 6 respectively. अभी देखो
ये क्वेश्चन प्योर पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड बेसिक इनऑर्गेनिक से है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकलनी है। एक एक करके चेक करते हैं। पहले ऑप्शन सी देखो। लिथियम और मैग्नीशियम का जो सिमिलैरिटी होता है उसको ही हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। सेकेंड पीरियड का लिथियम डायगोनली थर्ड पीरियड के मैग्नीशियम के साथ सिमिलर, ये थ्योरी से डायरेक्ट है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी पे आओ। एटॉमिक नंबर 107। ओल्ड IUPAC टेम्पररी नेम था यूनल सेप्टियम, सिंबल UNS। बाद में इसको बोरियम नाम दिया गया। लेकिन क्वेश्चन जब टेम्पररी सिस्टमैटिक नेम पूछ रहा है तो यूनल सेप्टियम लिखना सही है। तो ऑप्शन बी भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी चेक करो। कॉम्प्लेक्स है AlCl H2O5 ब्रैकेट 2+। एल्यूमिनियम के आसपास एक Cl- एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, टोटल 6 लाइगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या कोवैलेंसी 6 हो गई। चार्ज ओवरऑल +2 है। क्लोराइड -1, 5 न्यूट्रल वाटर। तो x-1 इज इक्वल टू +2, x इक्वल्स +3। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोवैलेंसी 6, बिल्कुल करेक्ट। अब ऑप्शन ए पे ध्यान दो। स्पीशीज है Mg, Mg2+, Al, Al3+। अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होता है। तो Mg इज बिगर देन Al। कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक Mg2+ एंड Al3+ में जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, वो छोटा। Z of Al3+ 13, Z of Mg2+ 12। तो Al3+ is smallest। करेक्ट ऑर्डर बनना चाहिए Mg ग्रेटर दैन Al, ग्रेटर दैन Mg2+, ग्रेटर दैन Al3+। मतलब लार्जेस्ट Mg होना चाहिए, स्मॉलेस्ट Al3+। स्टेटमेंट में दिया है लार्जेस्ट Al एंड स्मॉलेस्ट Mg2+, जो गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं। क्वेश्चन 89। Mixture of chloroform and acetone forms a solution with negative deviation from Raoult's law due to, with these options. Option A is increase in escaping tendency of molecules of each component. Option B is formation of hydrogen bonding between acetone and chloroform. Option C is stronger intermolecular forces between chloroform molecules than those between chloroform and acetone molecules. ऑप्शन डी इज रिपल्सिव फोर्सेस। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है राउल्स लॉ का डीविएशन। नेगेटिव डीविएशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेडिक्टेड राउल्स लॉ से कम आ रहा है। मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूल्स सरफेस से बाहर गैस फेज में कम जाएंगे, वेपर प्रेशर गिर जाएगा। यही नेगेटिव डीविएशन। अब क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एसीटोन CH3COCH3। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है और एसीटोन में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। दोनों के बीच क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एंड एसीटोन का ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्योर क्लोरोफॉर्म या प्योर एसीटोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अट्रैक्शन इंक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, नेगेटिव डीविएशन। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, दैट मींस पॉजिटिव डीविएशन। तो ये गलत। ऑप्शन सी बोल रहा है स्ट्रॉन्गर फोर्सेस बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स दैन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अगर लाइट लाइक इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग हो और अनलाइक वीक हो तो मिक्सिंग पे एवरेज अट्रैक्शन कम हो जाता, वेपर प्रेशर बढ़ जाता, पॉजिटिव डिविएशन आता। तो ये भी गलत। ऑप्शन डी रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्शन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स इजीली एस्केप, वेपर प्रेशर ज्यादा, अगेन पॉजिटिव डिविएशन। रॉन्ग। तो बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। नेगेटिव डिविएशन मींस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। यहाँ स्पेसिफिक केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 90। The number of chlorine atoms present in the organic products X and Y of the following reactions respectively are, with these options. Option A is 3 and 3.
Option B is 6 and 3. Option C is 6 and 6. Option D is 3 and 6. तो देखो यहाँ पे दो अलग कंडीशंस दिए होते हैं बेंजीन के साथ क्लोरीन के। पहला रिएक्शन होता है बेंजीन प्लस 6Cl2 प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डार्क एंड कोल्ड कंडीशंस। ये क्लासिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। और जब हम एक्सेस क्लोरीन देते हैं 6Cl2 तो रिंग के सारे 6 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं बाय क्लोरीन। मतलब हर कार्बन पे एक एक क्लोरीन आ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन, फॉर्मूला C6Cl6। यानी कि प्रोडक्ट X में टोटल 6 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है। तो जहां जहां 3 क्लोरीन लिखा है वो वैसे ही गलत हो गया X के लिए। अब सेकेंड रिएक्शन देखो, बेंजीन प्लस 3Cl2, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे होता है यूवी लाइट और अराउंड 500 केल्विन। ये कंडीशंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नहीं बल्कि फ्री रेडिकल एडिशन के लिए होती है। इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ क्लोरीन टू बेंजीन, जिससे एरोमेटिसिटी टूट जाती है और बन जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे गामा BHC या लिंदाने भी कहते हैं, फॉर्मूला C6H6Cl6। यानी कि Y प्रोडक्ट में भी 6 क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं। तो X में 6 क्लोरीन, Y में 6 क्लोरीन, पेयर क्या बना 6 and 6, इसलिए सही मैचिंग है 6 and 6। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? चलते हैं आगे।